Hello everyone, welcome to Study ASAP. I hope you all are doing well. So let's get started. In the last three video lectures, we discussed French Revolution and we have covered three parts of French Revolution so far. So आज हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं. फोर्थ पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो थ्री पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं उनकी आप PDF रिवाइज़ करें, वीडियोस भी देखें सो दैट आप जो आज पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे आप उनमें जो भी इवेंट्स होते हैं उनको आप इंटरलिंक कर सकें, अच्छे से समझ सकें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, हम आपको थर्ड पार्ट का जो लास्ट लेक्चर में हुआ था उसका एक क्विक रिकैप लेते हैं. मेजर इवेंट्स देखते हैं क्या क्या हुए थे. उस टाइम पे हमने देखा था कि फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बढ़ रहा था फ्रांस. सो उससे रिलेटेड एक फ्रांस में एक डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन. ये फ्रांस में ह्यूमन राइट या सिविल राइट से रिलेटेड फर्स्ट डॉक्यूमेंट आया था जिसमें राइट्स की अधिकारों की बात की हुई थी. और उसके बाद एक इवेंट और हुआ अक्टूबर 1789 में 7,000 वीमेन मार्च टूवर्ड्स वर्साइल पैलेस ऑफ किंग लुई. तो पेरिस सिटी से और किंग लुई के जो वर्साइल पैलेस था उसकी तरफ 7,000 औरतों ने मार्च किया. वो एक्चुअली अटैक करने जा रहे थे वहाँ पे और वहाँ पे जाके उन्होंने गार्ड्स को मारा और किंग को अबडक्ट किया, किडनैप किया वहाँ से और पेरिस सिटी की तरफ लेके आए. क्यों लेके आए? उनका मेन टारगेट ये था कि किंग को भी, राजा को पता चले कि व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वी आर लिविंग इन एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग एक्चुअली, कि हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम. ठीक है, क्या फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करनी चाहिए थी किंग को जो हमें नहीं मिल रही है. सो इस तरह की जो इवेंट्स थे ये इनसे वाकिफ़ कराने के लिए वो किंग को वहाँ पे लेके आए. और आफ्टर दैट किंग स्टार्टेड लिविंग इन पेरिस सिटी. उन्होंने किंग ने वर्साइल पैलेस छोड़ दिया और वो पेरिस सिटी में आके रहने लग गया. फिर 1790 में हमने देखा था कि वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड क्लब्स इमर्ज. उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? ग्रुप्स ऑफ जैकोबिन्स. जैकोबिन्स में मेनली मैंने बताया था आपको सारे ऑलमोस्ट गरीब लोग थे उसमें, पुअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं. फैक्ट्री वर्कर्स थे, आर्टिसंस थे और कुछ ये मज़दूर लोग या फार्मर्स भी होते थे उसमें. मेनली गरीब लोग होते थे. और एक ग्रुप था जिरोंडिन्स का. अभी इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आगे हम मेनली जो भी कंट्रीब्यूशन है वो जैकोबिन्स का है. जैकोबिन्स का लीडर बताया था मैंने आपको, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जिसका नाम था मैक्समिलियन डे रॉबर्सपियर. सो उसके बाद एक इवेंट वो हुआ जिसमें हमने ये पढ़ा कि किंग लुई था जो, उसने वो फ्रांस को छोड़ के भागने वाला था और जैसे ही वो बॉर्डर पे पहुंचा वहाँ पे लोगों ने पहचान लिया उसको और पकड़ के वहाँ से उसको वापस पेरिस सिटी में ले आए. ठीक है, तो लोगों में काफ़ी गुस्सा हुआ कि राजा को देश को प्रोटेक्ट करना चाहिए, डिफेंस करना चाहिए देश का, लोगों की देखभाल करनी चाहिए. वही राजा देश छोड़ के जा रहा है तो हमें कौन देखेगा, फिर हमारा क्या होगा. सो लोगों ने ये बोला कि हमें अब मोनार्की नहीं चाहिए, हमें किंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिपब्लिक कंट्री चाहिए. ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमारे देश में. वी डोंट वांट एनी किंग एनी मोर. ठीक है. सो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी वो क्या बोल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की हम लेके आएंगे, राजा भी होगा और आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके आएंगे. बट लोग नहीं माने, उन्होंने रिवोल्ट किया. सो लोगों के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल गार्ड्स भेजे और लोगों पे गोलियां चलवाई. और ये एक डार्क डे बोलते हैं एक किस्म से वहाँ पे, कि भाई एक काला दिन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम का, कि जहाँ पे जिस नेशनल गार्ड्स को, जिस बटालियन को आम आदमी की प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके डिफेंस के लिए बनाया गया था, उन्होंने ही एक आम आदमियों के ऊपर गोलियां चलाई और बहुत से लोगों को मारा. ठीक है. सो उसके बाद हम पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली. इसको 1700 सितंबर 1791 में इसको बनाया गया. सो इसने क्या किया कि उस टाइम पे नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बोला कि नाउ द पोजीशन ऑफ किंग विल बी रिस्टोर्ड एज ए हेड ऑफ स्टेट, कि किंग को स्टेट का हेड बनाया जाएगा. ठीक है. और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको ख़त्म किया गया, अबॉलिश किया गया और उस टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली का एग्जिस्टेंस हुआ. सो अब जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहती थी कि राजा रहे, सो पोजीशन ऑफ किंग वाज रिटेन्ड एज ए हेड ऑफ स्टेट एंड फ्रांस वाज कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की नाउ. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी था, किंग भी था. तो किंग की वजह से मोनार्की बोला गया और कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की बोला गया. ठीक है. बट द होल सिस्टम ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली गॉट फेल्ड विद इन ए ईयर. अब सारा सिस्टम क्या था कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, किंग को भी हेड ऑफ स्टेट बनाया गया, तो ये सारा कंप्लीट सिस्टम एक साल के अंदर ही फेल कर गया. क्यों फेल कर गया? बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय वेरियस ग्रुप्स लाइक जैकोबिन्स, जिरोंडिन्स एंड अदर्स.
कुछ ग्रुप्स ये बोलते थे कि किंग की पोजीशन होनी चाहिए, कुछ ये बोलते थे कि नहीं, किंग की पोजीशन को अबॉलिश करो, किंग को हटाओ यहाँ से, हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। सो बहुत सारे मतभेद थे लोगों के बीच में। सो इस वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया लेजिस्लेटिव असेंबली का 1 साल में ही। और इसका एक रीज़न और बताते हैं पूरा सिस्टम कोलैप्स करने का। ये क्या था कि उस टाइम पे जो किंग था हमारा राजा बाबू, वो सीक्रेटली यूरोप के अदर कंट्रीज़ के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहा था। सीक्रेट नेगोशिएशंस इन द सेंस हम क्या बोलेंगे कि वो दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प ले रहा था। किसके लिए? तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन चल रहा था उसको कर्ब करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि उसकी पोजीशन पहले की तरह रिस्टोर हो जाए और वो एक लेविश और लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी सके पहले की तरह, अपने पैलेस वर्साइल पैलेस में जाए, क्योंकि अभी तो पेरिस सिटी में रह रहा था वो। सो बाद में ये बात लोगों को पता चली और राजा बाबू को अपनी चाल में उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया कि वो बाहर के जो कंट्रीज मोनार्क थे उनकी हेल्प ले सके। ठीक है। सो 1 साल में वो ये पूरा सिस्टम मैंने बताया आपको कोलैप्स करके ख़त्म हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब क्या था इसके बाद, जो फ्रांस के जो नेबरिंग मोनार्क थे वो भी, उनको भी डर लग रहा था कि भाई देखो फ्रांस में रिवॉल्यूशन चल रहा है, लोग किंग के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। ठीक है। सो उन्हें भी ये लगता था कि फ्रांस में जो चल रहा है रिवॉल्यूशन एंड अनार्की, अराजकता फैली हुई है, कहीं ये उनके स्टेट को इम्पेक्ट ना करे, उनके जो मोनार्क है, उनकी जो किंगशिप है, उनके कंट्री है, उसमें सब ये कुछ इसका इम्पैक्ट, इसका असर ना हो, और कहीं हमारे लोग भी रिवोल्ट करना शुरू ना कर दें हमारे अगेंस्ट। ठीक है। सो दैट्स वाई किंग ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया डिक्लेयर टू सपोर्ट फ्रेंच मोनार्क। ठीक है। सो व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट, मतलब किस तरह की उन्होंने सपोर्ट देने का सोचा। उन्होंने ये सोचा कि आपके यहाँ रिवोल्ट ख़त्म हो जाए और किंग की पोजीशन भी रिस्टोर हो सके। फ्रांस को उन्होंने इसलिए सपोर्ट देना शुरू किया। सो बोथ द स्टेट्स ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया अनाउंस डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स। ठीक है। ये उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स को अनाउंस किया कि जो ये ट्रीटी है इसके अकॉर्डिंग हम फ्रांस, जो फ्रेंच मोनार्क है, इसकी हेल्प करेंगे। अब ऑस्ट्रिया और प्रशिया की हेल्प करने को उन्होंने सोचा। और ऑस्ट्रिया क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो किंग लुई 16 था उसकी वाइफ थी ऑस्ट्रियन। ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया है। ठीक है। ये भी यूरोपियन कंट्री है एक। सो उसकी वाइफ थी मैरी एंटोनेट, वो ऑस्ट्रियन थी। सो ऑस्ट्रिया किंग लुई 16 का ससुराल था अपने राजा बाबू का। ठीक है। सो इसके कारण क्या हुआ, फ्रेंच सोसाइटी गॉट एंग्री विद फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया एज वेल। इनसे लोग देखो काफ़ी खफा हो गए, नाराज़ हो गए। नाराज़ क्यों हुए इन दोनों कंट्रीज से लोग, फ्रांस से और इन दोनों कंट्रीज से? क्योंकि फ्रांस के लोग रिपब्लिक चाहते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि कोई किंग हो देश में और कोई किंग की पोजीशन रिस्टोर रहे। लेकिन जो दोनों देश थे ऑस्ट्रिया और प्रशिया, वो किंग की पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए किंग की हेल्प करना चाहते थे। दैट्स वाई लोग फ्रांस से और उन दोनों कंट्रीज से नाराज़ थे। ठीक है। गुस्सा था लोगों में बहुत सारा। सो दैट्स वाई फ्रेंच गवर्नमेंट, और वी कैन से लेजिस्लेटिव असेंबली, डिसाइडेड टू अटैक ऑन ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। क्योंकि ये कह रहे थे कि डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स, तो ये लोग फ्रांस के लोग कह रहे थे कि डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स है वो सीधा साधा हम पे हमला है, क्योंकि किंग की पोजीशन को ये चाहते हैं और हम ये नहीं चाहते। सो ये उन्होंने सोचा कि हमको मिलके इस पे, इन कंट्रीज़ पे अटैक करना चाहिए जो ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया है। सो इस वॉर को बोला जाता है फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी वॉर। और इस वॉर के बाद देखिए, ये एम्पायर्स की बात करते हैं अब हम। ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर है जो आपको फ्रांस के ईस्टर्न पार्ट में दिख रहा है, देखो ये हैब्सबर्ग एम्पायर है, जो ये रेडिश कलर है इसका, और यहाँ पे किंगडम ऑफ फ्रांस जो ग्रे कलर में है। ठीक है। और हैब्सबर्ग एम्पायर क्या है, ये ऑस्ट्रिया है एक्चुअली। ऑस्ट्रिया को बोलते हैं उस टाइम पे हैब्सबर्ग। ठीक है। और इसके ऊपर जो ब्लू में दिख रहा है आपको, किंगडम ऑफ प्रशिया। सो ये नेबरिंग कंट्रीज़ थे और यहाँ पे इनका एक ये पॉलिटिकल वेंडेटा चला था उस टाइम पे तीनों कंट्रीज़ का। फ्रांस ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने अटैक किया था इन दोनों कंट्रीज़ पे। ठीक है। सो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। उस टाइम पे 1792 में क्या हुआ अगस्त में कि द किंग एंड हिज फैमिली वॉज अटैक्ड बाई ए ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन पेरिस सिटी। अब किंग पेरिस सिटी में रह रहा था, उसकी फैमिली भी उसके साथ थी। तो जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने किंग पे अटैक किया। अटैक क्यों किया? क्योंकि ये दूसरे देशों की हेल्प ले रहा है। किन के लिए? जो हमारे रिवॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। सो लोगों ने उस पर अटैक किया। अब इस अटैक में क्या हुआ, किंग अपनी फैमिली को लेके भागा अटैक से बचने के लिए। कहाँ पे भागा? टू लेजिस्लेटिव असेंबली। उसकी शरण में गया ये और बोला कि मुझे प्रोटेक्ट करो, आप बचाओ मुझे।
फिर उस टाइम पे एक डिसीजन लिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कि हम आपको तो बचाएंगे ठीक है, बट मोनार्की विल बी सस्पेंडेड नाउ, कि आपकी किंगशिप नहीं होगी। सो ये देयर वॉन्ट बी एनी किंग एंड इट्स एम्पायर एनी मोर। क्यों बोला? क्योंकि किंग ने प्रशियन ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र किया है फ्रांस के अगेंस्ट, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी की है हमारे अगेंस्ट। सो इसलिए उसने किंग को, मोनार्की को बिल्कुल अबोलिश किया, ख़त्म किया। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो सस्पेंडेड इटसेल्फ। अब लेजिस्लेटिव असेंबली भी उन्होंने अपने आप को भी ख़त्म किया। क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब हम नए तरीके से चलेंगे, और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फॉर्मुलेटेड, आपके लिए संविधान बनाएंगे फ्रांस के लोगों को कहा, एंड इलेक्शंस विल बी हेल्ड एंड फ्रांस विल बी ए रिपब्लिक नाउ। लोग भी यही चाहते थे कि फ्रांस रिपब्लिक हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारे देश में संविधान हो, रूल ऑफ लॉ सिस्टम चले, कोई किंगशिप ना हो, किंग का ही रूल ना हो, ठीक है। तो लोग ये चाहते थे। ये सारे 1792 का ये सब कुछ चलता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या किया, किंग को तो बचा लिया और मोनार्की को सस्पेंड किया। और इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि किंग आपको बचा लिया, लेकिन आपके अगेंस्ट एक केस चलेगा। केस क्यों चलेगा आपके अगेंस्ट? क्योंकि आपने फ्रांस के अगेंस्ट, फ्रांस के विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी किए, षड्यंत्र किया है। तो किंग वॉज अंडर ट्रायल एंड ही वॉज अवार्डेड डेथ सेंटेंस। किंग को जब केस चला तो उसको मृत्यु दंड दिया गया, ठीक है। एंड लेटर इन जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड, उसको फांसी दी गई। और फांसी उसको किस टाइप की दी गई हम आगे आपको अभी बताएंगे कि नॉर्मल उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया, फांसी पर लटकाया नहीं गया, वो एक अलग तरीका था, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। आफ्टर द इवेंट ऑफ किंग्स एग्जीक्यूशन, अब क्या हुआ कि जो ये ब्रिटिश थे, डच थे, स्पेन, प्रशियाई कंट्री थे, ये सभी डर गए। और इन्होंने ये सोचा कि जब लोगों ने मिलकर राजा को ही मार दिया तो कुछ भी हो सकता है, कल कोई हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि जो एक नेबरिंग कंट्री में जो इवेंट होता है तो उसका इन्फ्लुएंस उसके जो पड़ोसी देश में, पड़ोसी मोनार्क में भी होता है, ठीक है। लोग प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि उस देश के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, अपनी पोजीशन में इम्प्रूवमेंट किया, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। सो दे फॉट दीज कंट्रीज़, कौन से कंट्रीज़? ब्रिटिश, डच, स्पेन एंड प्रशिया से ये उन्होंने क्या किया कि एक वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन हुआ। तब इन चारों कंट्री ने मिलकर कोलिशन बनाया, ग्रुप बनाया, संगठन बनाया, और दे फॉट ए वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन। उसको वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन बोलते हैं कि फ्रांस के अगेंस्ट उन्होंने एक युद्ध लड़ा। सो उसके बाद हम देखते हैं, और जब भी हम ये देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जब भी बात होती है तो उसमें एक वर्ड ज़रूर आता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जिक्र हो और ये इस वर्ड का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये वर्ड क्या था? गिलोटिन, ये गियोटिन। गियोटिन क्या होता है कि जब भी किसी को एग्जीक्यूट करना मीन्स फांसी देना। जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो गले में रस्सी बांध के क्या होता है, और नीचे से एक वुडन बॉक्स होता है, जो जिसको फांसी दी जा रही है उसके पैरों से वो एकदम से खींच लिया जाता है और वो बंदा लटक जाता है रस्सी से, जिससे सडनली उसकी जो नेक है वो टूट जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। बट समटाइम्स क्या होता है कि उसकी नेक जो सडनली टूटती नहीं है, वहाँ पे ब्रेकेज होता नहीं है, और जो भी पर्सन होता है वो काफ़ी देर तक पेन में होता, तड़पता है, और तड़प तड़प के उसकी कई घंटों में डेथ होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या हुआ कि डॉक्टर जोसेफ गिलोटिन उसने इन्वेंट किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन डेथ। ये क्या था कि इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या होता है, ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन डेथ। अब इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता था, ऊपर एक ब्लेड है, बहुत हैवी ब्लेड है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और नीचे एक जो पर्सन है जिसको एग्जीक्यूट करना उसको यहाँ पे लिटाया जाता है, और इस हैवी ब्लेड को अचानक से ऊपर से छोड़ दिया जाता है, और ये जब नीचे आती है तो उसके नेक पे यहाँ पे एकदम से पड़ती है, और एक सेकंड में उसका जो सर होता है वो उसके बॉडी से सेपरेट अलग हो जाता है, तो एक सेकंड में डेथ होती है। तो इसको एक बहुत ही काइंड डेथ बोला गया कि एक ये आरामदायक मृत्यु है, इसमें लोगों को कभी तड़पना नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन डेथ, गियोटिन या गिलोटिन, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे नंबर आता है फ्रांस के नेशनल एंथम का, ठीक है, क्योंकि रिवॉल्यूशन चल रहा था, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी, तो उस टाइम पे एक नेशनल एंथम भी बनाया गया फ्रांस के लिए, और ये कैसे बना उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? इट वॉज रिटन बाई क्लाउड लाइल, LISLE। इसको हम लाइजल नहीं बोलेंगे, ये देखो ये वर्ड है, इसको या तो आयल बोलेंगे या लायल बोलेंगे, क्लाउड लायल, ठीक है। सो उन्होंने इसको लिखा, और क्यों लिखा? क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो रिवॉल्यूशन को कर्व करने के लिए
और जो दूसरे कंट्रीज़ थे ऑस्ट्रिया, प्रशिया जैसे और यूरोपियन अदर कंट्रीज़ थे, तो फ्रांस पे अटैक करने की सोच रहे थे और अटैक उन्होंने किया भी था। सो उस अटैक से बचने के लिए फ्रांस में आर्मी की कमी हो रही थी और आर्मी को बढ़ाना था। तो क्या था कि कॉमन मैन जो आम आदमी है उनको आर्मी में शामिल किया जाए। आर्मी में शामिल कैसे करेंगे? उनको इंस्पायर करेंगे। इंस्पायर कोई होता है तो किसके लिए होता है कि अपने देश में आपको आना है। सो उसके लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल सॉन्ग लिखा गया। और ये किसने लिखा था? मैंने आपको बताया कि रिटन बाय क्लाउड डेलायल। तो उन्होंने एक इंस्पिरेशनल ये सॉन्ग लिखा और उसका टाइटल क्या था? ला मार्शलाइज। ठीक है। और इसका ये जब फ्रांस के जो सोल्जर थे जब वो मार्च कर रहे थे, फ्रांस में एक जगह है मार्सेल, तो मार्सेल से वो मार्च कर रहे थे पेरिस सिटी की तरफ। सो वो इस सॉन्ग को गुनगुनाते हुए आ रहे थे। तो इसलिए उस मार्सेल जगह से रिलेटेड इस सॉन्ग का नाम दिया, इसको टाइटल दिया गया ला मार्शलाइज। ठीक है। सो ये था। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फ्रांस रिपब्लिक बनने जा रहा है अब। ठीक है। और बना भी स्टार्टिंग में क्या थी? एक अब्सोल्यूट मोनार्की था फ्रांस, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया। सो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोला गया। उसके बाद किंग की पोजीशन को बिल्कुल हटाया गया, किंग को एग्जीक्यूट किया गया। किंग जो किंगशिप थी फ्रांस से उसको बिल्कुल अबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। सो अब बचा क्या? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बचा फ्रांस में। अब जब संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन जिस देश में होता है, रूल ऑफ लॉ सिस्टम चलता है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक, गणतंत्र। ठीक है। सो हम अब ये बोलेंगे नाउ फ्रांस वॉज द प्योर रिपब्लिक नाउ। सो इसके नेक्स्ट एक हम नेशनल कन्वेंशन पढ़ेंगे। नेशनल कन्वेंशन ने रोल किया फ्रांस में 92 से लेकर 95 तक, ऑलमोस्ट 4 साल रहा था इसका रोल। सो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। सो आपको ये मेन इवेंट आपको याद रखने हैं कि फ्रांस इस समय क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक में बना था इस टाइम पे, जो 92 तक का टाइम पीरियड था। ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ये आप इससे पहले आप सभी को तीनों वीडियो देखनी है, सब कुछ रिवाइज़ करना है और ये भी रिवाइज़ करना है। सो लास्ट पार्ट बचा है, हम नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंक्लूड करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे और इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो भी लास्ट में हम उसके सारे डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।